हेलो एवरीवन। आज हम लोग धारा 9 खा जो जोत चकबंदी अधिनियम से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम पिछले टर्म पर धारा 9 का तक पढ़ चुके हैं। आज 9 खा हम शुरू कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद हमने 9 का एक जजमेंट आपको पढ़ाया है, 2022 में आया है। और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। देखें 9 खा क्या कह रही, पहले देखें। डायरेक्ट धारा पे चलते हैं, क्या कह रही है। पहले शब्द देखें क्या लिखना है। धारा 9 खा जोत चकबंदी अधिनियम, सिद्धांतों के विवरण पर की गई आपत्ति का निस्तारण। सिद्धांतों के जो विवरण होंगे, उस पर आपत्तियां होंगी, उसका निस्तारण किस प्रकार होगा, ये बताया गया धारा 9 खा में। देखें पहली उपधारा क्या कहती है। धारा 9 के अधीन सिद्धांतों के विवरण के विरुद्ध प्रस्तुत आपत्ति पर सहायक चकबंदी अधिकारी संबद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने और चकबंदी समिति के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट चकबंदी अधिकारी को देगा, जो आपत्ति का निस्तारण नियत रीत से करेगा। एक प्रश्न ये बनता है कि सिद्धांतों के विवरण के जो आपत्तियां होती हैं, उनका निस्तारण कौन करता है। तो पहली उपधारा में क्लियर कर दिया कि चकबंदी अधिकारी करता है। दूसरी उपधारा देखें, हर उपधारा से प्रश्न बनता है। दूसरी उपधारा कहती है सिद्धांतों के विवरण के विरुद्ध धारा 9 में नियत समय के भीतर कोई आपत्ति ना की गई हो तो चकबंदी अधिकारी उसकी शुद्धता की परीक्षा के लिए चकबंदी समिति को उचित सूचना देने के बाद कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा और सिद्धांतों के विवरण में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। अगर कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गई है, तब भी चकबंदी अधिकारी चाहे तो चकबंदी समिति को सूचित करेगा कि हम निरीक्षण करना चाह रहे हैं, और निरीक्षण कराया जाए तो निरीक्षण करने के बाद वो सिद्धांतों के विवरण में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। ये भी बात पूछी जाती है कि बिना आपत्ति के भी कर सकता है निरीक्षण, तो बिल्कुल कर सकता है। तीसरी उपधारा पे भी प्रश्न पूछा जाता है, क्या है। उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन चकबंदी अधिकारी को की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से 21 दिन के भीतर बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा। चकबंदी अधिकारी चकबंदी अधिकारी के विरुद्ध जो है अपील कहाँ होगी, बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष होगी और 21 दिन के भीतर होगी, ये बात पूछी जाती है। चौथी और आखिरी उपधारा देख लें हम लोग। आपत्ति या अपील पर निर्णय देने से पूर्व चकबंदी अधिकारी तथा बंदोबस्त अधिकारी संबद्ध पक्षों तथा चकबंदी समिति को सूचना देने के पश्चात कटक का स्थानीय निरीक्षण कर सकेगा या करेगा या कर सकता है। ये बात हालांकि हम देख चुके हैं पहले भी। एक चीज छूट गई थी, एक चीज नहीं बल्कि 2 चीजें छूटी थी पिछले टर्म पे जो हमने पढ़ाया था आपको। तो पिछले टर्म पे पहले तो हमने आपको धारा 5 पढ़ाई थी, जिसमें बताया गया था कि चकबंदी अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार जो अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, उसमें उसके क्या परिणाम होते हैं। हमने बताया था कौन कौन सी, उसकी उपधारा 2 में बताया था कौन कौन सी कार्रवाइयाँ उपशमित हो जाती हैं। वहीं से एक प्रश्न और बार बार आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन सी कार्रवाइयाँ ऐसी हैं जिनका उपशमन नहीं होता है, समाप्त नहीं होती, खत्म नहीं होती, बावजूद इसके कि धारा 4(2) के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है, तब भी उपशमन नहीं होता है कुछ कार्रवाइयों का। और हर कार्रवाई के बारे में प्रश्न बन जाता है, इसलिए आप हर पॉइंट को याद रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट ये मिल जाते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सी कार्रवाइयों का उपशमन होगा, कौन सा नहीं होगा,
या घुमा फिरा के हर पॉइंट पे प्रश्न हमने देखा है बनता है, इसलिए हर पॉइंट को हमने आपके लिए बहुत संक्षेप में बता दिया है कि आप प्रश्न समझते ही देखते ही समझ जाएंगे कि इन कार्रवाइयों का उपशमन होगा या नहीं होगा। पहला पॉइंट है इसमें, देखिए पहले समझ ले, वे कार्रवाइयाँ जिनका उपशमन धारा 4(2) के प्रकाशन पर नहीं होता है, उनमें से पहली कार्रवाई है निष्पादन की कार्रवाइयाँ धारा 5 के अंतर्गत नहीं आती। कहने का मतलब है किसी डिक्री का, किसी आदेश का अगर निष्पादन होना है, मतलब आदेश दे दिया गया, डिक्री पारित हो गई है, सिर्फ उसका निष्पादन बाकी बचा है, तो निष्पादन कार्यवाही में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अक्सर इस पे प्रश्न आता है कि ऐसा हो चुका है, अब इसका निष्पादन होना था और निष्पादन के दौरान ही क्या हुआ, 4(2) के अनुसार अधिसूचना जारी होगी, तो बताइए निष्पादन रोक दिया जाएगा कि नहीं रोक दिया जाएगा। और हम लोग सटाक से समझ जाते हैं, कर देते हैं कि कार्रवाइयाँ रोक दी जाएंगी, तो निष्पादन कार्रवाई पर उपशमन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उपशमित नहीं होगी, मतलब 4(2) का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है निष्पादन की कार्रवाइयाँ धारा 5 के अंतर्गत नहीं आती, उनका उपशमन नहीं होता, वो यथावत चलती रहेंगी। दूसरी पॉइंट, रिट याचिका एवं विशेष अनुमति अपील। विशेष अनुमति अपील, स्पेसिफिक SLP कहते हैं हम लोग, तो इसका उपशमन नहीं होता है। तीसरी बात हम देखें, पुनर्वलोकन का प्रार्थना पत्र अगर आपने कहीं दिया हुआ है कि आप चाहते हैं कि न्यायालय जो है पुनर्वलोकन करे, तो उसके लिए आपने प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, तो पुनर्वलोकन की प्रक्रिया भी उपशमित नहीं होगी। हाँ, हमने पिछली बार बताया था, आपको समझ लीजिए, ध्यान रख दीजिए, उसमें निर्देश था, पुनरीक्षण था, अपील था, मगर पुनर्वलोकन नहीं था। इसका मतलब पुनर्वलोकन उपशमित नहीं होगा, इसकी कार्रवाई जारी रहेगी। चौथा पॉइंट देखें, निर्माण गिराने या हटाने का कोई वाद यदि चल रहा हो तो उसका उपशमन नहीं होगा। अगले पेज पे चले, पहले ही हमने बता दिया था कि उपशमन नहीं होगा, वही यहाँ लिखा हुआ है। अब आ जाए 5वें पॉइंट पर। क्या कहता है 5वां पॉइंट, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन कोई, काई लिख गया है, कोई होना चाहिए, कोई कार्रवाई, चाहे वो कार्रवाई अतिरिक्त भूमि के संबंध में हो या उसके मुआवजे के संबंध में, वो कार्रवाई उपशमित नहीं होगी। 5वां पॉइंट ये करा, अभी हम ये काई लिखा है उसको कोई कर देते हैं। छठे पॉइंट पर आ जाइए, वाद की पुनर्स्थापना की, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। वाद की पुनर्स्थापना की कार्रवाई का उपशमन नहीं होगा यदि एक तरफा डिक्री चकबंदी क्रिया के विज्ञप्ति के पूर्व हो चुकी थी और उस वाद के पुनर्स्थापन का आवेदन भी विज्ञप्ति के पूर्व दिया गया था। कहने का मतलब है एक पक्षीय कार्रवाई हुई, कब हुई, विज्ञप्ति जारी करने से पहले, और विज्ञप्ति जारी होने से पहले ही पक्षकार ने क्या किया कि वो एक पक्षीय डिग्री से संतुष्ट नहीं है, उसने क्या किया, पुनर्स्थापना का आवेदन कर दिया उस न्यायालय में जहां से एक पक्षीय डिग्री पारित हुई थी। हमने CPC में आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो हुआ क्या, डिक्री से जो प्रकाशन की सूचना है, जो विज्ञप्ति प्रकाशित होती है 4(2) के अनुसार, उससे पूर्व ही पुनर्स्थापना का आवेदन अगर कर दिया गया है तो क्या होगा, पुनर्स्थापना की कार्रवाई का उपशमन नहीं होगा। किंतु जब विज्ञप्ति जारी होने के बाद पुनर्स्थापना का प्रार्थना पत्र दिया जाए तो उसका उपशमन हो जाएगा। ये देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है कि अगर प्रार्थना पत्र आपने पुनर्स्थापना का विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व दिया है तो उपशमन नहीं होगा, और विज्ञप्ति जारी हो गई, अधिसूचना जारी हो गई 4(2) के अनुसार, उसके बाद अगर आप पुनर्स्थापना के लिए आवेदन देते हैं किसी न्यायालय में तो वो कार्रवाई क्या होगी,
उपशमित हो जाएगी। 7वां पॉइंट देख लें। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भू व्यवस्था अधिनियम की धारा 195, 197 तथा 198 के अंतर्गत कार्रवाइयां जो होती हैं वो उपशमित नहीं होती हैं। इससे रिलेटेड एचजीएस में एक बार प्रश्न आया था, तो चूंकि मैटर बहुत थोड़ा सा है, सिर्फ इतना पूछते हैं कि 197 या 198, 195 की कार्रवाइयाँ उपशमित होंगी या नहीं होंगी, तो आप कहेंगे ये कार्रवाइयाँ उपशमित नहीं होती क्योंकि इन पे धारा 4(2) का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी पॉइंट 7वें पॉइंट से रिलेटेड एक निर्णय आया था, प्रेम सिंह बनाम जिला मजिस्ट्रेट 2004 का केस है। इसमें बताया गया था कि जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन की धारा 195, 197 तथा 98 है, इनकी कार्रवाइयाँ जो अधिसूचना 4(2) के अनुसार दे दी जाती है उसके अनुसार उपशमित नहीं होती। उस 4(2) का कोई प्रभाव इन धाराओं के अंतर्गत आने वाली कार्रवाइयों पर नहीं पड़ता है, ये बात ध्यान रखिए। फिर आ जाएंगे आप पॉइंट 8, जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 134 से 137 के अधीन कार्रवाइयां उपशमित नहीं होती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि धारा 134 से लेकर 137 तक की जितनी कार्रवाइयां हैं जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा का है ये, इसके अंदर कार्रवाइयाँ जो अधिसूचना जारी के बाद उपशमित नहीं होती। इन कार्रवाइयों पर धारा 4(2) के अनुसार जारी की गई उद्घोषणा या विज्ञप्ति का कोई असर नहीं पड़ता। 9वां पॉइंट क्या कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन कार्रवाई। 145 में हमने बताया है कि जो भूमि के पर जो स्वामित्व है, मेनली पानी और इन सब से संबंधित विवाद है, तो उनका निर्धारण किया जाता है धारा 145 के अंतर्गत सीआरपीसी में। तो उस पर इसका कार्रवाई का मतलब विज्ञप्ति का धारा 145 सीआरपीसी की है ये, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 10वां पॉइंट देखें, जिन मामलों में चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारियों से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है, उन मामलों में कार्रवाई उपशमित नहीं होगी। वहाँ भी हमने पढ़ाया है, जब आपको हमने यह धारा 4(2) पढ़ाई है, वहाँ भी पढ़ाया है कि जो कार्रवाइयाँ चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत जो अधिकारी या प्राधिकारी नियुक्त किया जाते हैं, उनके अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो उपशमित नहीं होती हैं। उसके अलावा अगर यहाँ से उपशमन हो गया है तो आप उन प्राधिकारियों के द्वारा के पास जा सकते हैं, वहाँ से आप अपना समाधान पा सकते हैं। ये भी बताई है बात हमने। फिर 11 में बताया है, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का बाद जो है वो उपशमित नहीं होगा। आखिरी और 12वां पॉइंट कहता है, विनिर्दिष्ट अधिनियम की धारा 6 के अधीन वाद। धारा 6 हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई है एसआरए की, विनिर्दिष्ट अधिनियम की। इसके अंतर्गत अगर कोई वाद है तो उपशमित नहीं होगा। शायद ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, शायद नहीं 100% पढ़ा चुके हैं। अब हमने यहाँ पर आपको, चूंकि आपके पेपर का 2 महीने से भी कम बचा है, अपना नंबर दिया है ना, व्हाट्सएप नंबर 9450770772। इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये है कि सारी जो प्रेशर है आपका एग्ज़ाम का वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, आपको प्रॉपर तरीका बता सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में होने से। उसके अलावा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है और तमाम टॉपिक्स होती हैं जिनका आप डिस्कशन हमारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन का टाइम एग्ज़ाम टाइम पर नहीं होता, तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसकी बहुत नॉमिनल 500 रुपये हमने फ़ीस रखी हुई है, ये आपको देना होगी। हालांकि जो कैंडिडेट सिलेक्शन ले लेंगे और जब सिलेक्शन ले लेंगे हम ये फ़ीस रिफ़ंड कर देंगे, ये रिफ़ंडेबल फ़ीस है। वैसे भी फ़ीस का कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात हो तो आप हमारे साथ कम्युनिकेट करें और ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। ना ज्वाइन करना चाहें कोई बात नहीं, आप पढ़ाई जारी रखिए। सारा मैटर आपको डे 1 से लेकर डे 100 तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं।
अपना चैनल हमने अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट डाला करें @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, आप तुरंत हमारे चैनल तक पहुंच जाएंगे। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको PDF हैंड रिटन नोट्स, ये जो जिससे हम पढ़ा रहे हैं, वो दिए हुए हैं। जैसे आप वीडियो चलाते हैं, मोर लिख के आता है, मोर को टच करिएगा, लास्ट में जाके PDF को आप डाउनलोड कर लें। सही तरीका ये है, PDF को अपने हाथ में रखें डाउनलोड करने के बाद, फिर वीडियो देखें और वीडियो को बार बार चलता रहने दें, दिमाग में आपके गूंजता रहेगा। तो जब आप मेंस लिख रहे होंगे तो आपको सारे पॉइंट्स याद आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा मैटर है इसमें, कहीं आप ना भटके, पूरा मैटर है, मेंस की पूरी तैयारी है ये। अच्छे से इसी मैटर को तैयार कर लें, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ज़्यादा भटकेंगे तो नुकसान उठाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आगे चले हम लोग। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि धारा 9 का इस अधिनियम, जो चकबंदी अधिनियम की धारा 9 का हम आपको पढ़ा चुके हैं। और इस धारा के अंतर्गत एक केस लॉ रह गया, जो हालांकि एक केस लॉ हमने वहाँ पर पढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक केस लॉ इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जैक्टली 2022 में डिसाइड किया गया, क्योंकि हमने लिखा हुआ है प्रावधान नौका का है, मतलब नौका से संबंधित ये केस है। और ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, लगभग ये अपनी प्रकृति का ऐसा केस है, लगभग इसको 100 वर्ष पुराना मामला है ये। कहने का मतलब है इस वाद को चलते चलते लगभग 100 साल हो गए, और 100 साल बाद ये डिसाइड हुआ है 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लीडिंग केस हो गया ये। देख लें क्या है इस केस का मतलब। पहले हम देखें केस क्या है, निर्णय क्या है। सरजू मिश्रा मृत हैं, मृत होते हैं तो आप लिखते हैं द्वारा विधिक प्रतिनिधि और अन्य, बनाम जंगी, जंगी भी मृत है तो ये भी द्वारा विधिक प्रतिनिधि और अन्य। ये AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट का केस है, बहुत लेटेस्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग 100 साल बाद डिसाइड हुआ है, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो गया। पहले इसमें समझ लें, इसमें हुआ ये था, 3 सगे भाई थे, एक निसंतान थे और तीनों ही लोग मर चुके हैं। तो एक तो निसंतान हो गए, बाकी जो 2 भाई थे, उन 2 सगे भाइयों के बीच केस चल रहा है। ये केस चल रहा था, अब तो डिसाइड हो गया। दोनों के वंशज, दोनों जो सगे भाई बचे हुए थे, उनके वंशज एक दूसरे के प्रति दावा कर रहे थे कि हमें मिलना चाहिए मृत, हमारे पिता के जो मृत भाई है उनका हिस्सा हमें मिलना चाहिए, वो कह रहे थे हमें मिलना चाहिए। तो ये विवाद चला आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ये मृत जो भाई था दोनों का भाई था, इसलिए दोनों के वंशजों को उसका हिस्सा जाना चाहिए। समझ ले केस क्या है, वर्ड्स क्या लिखेंगे आप। जहां की दोनों पक्ष 2 सगे भाई के वंशज हैं और तीसरे निसंतान मृत भाई के हिस्से के लिए मुकदमेबाजी में है। मुकदमेबाजी किसकी है कि 2 भाइयों की मृत्यु की इस समय की तिथि किसी को भी ज्ञात नहीं है। दोनों जो भाइयों के प्रतिनिधि हैं उनमें किसी को भी और ये दोनों भाइयों की मृत्यु की समय की सही तिथि किसी को भी ज्ञात नहीं है। वहां उपनिदेशक चकबंदी द्वारा मृत सगे भाई के हिस्सों को शेष दोनों भाइयों के वंशजों को विस्तारित किया जाना विधिपूर्ण है, तद अनुसार आदेशित। कहने का मतलब हुआ, दोनों सगे भाई जो बचे हुए थे उनके वंशज विवाद कर रहे थे, मगर उन दोनों को भी अपने पिताओं की मृत्यु की सही तिथि नहीं पता थी। तो उपनिदेशक चकबंदी ने क्या किया, दोनों जो बचे हुए मृत भाई के जो बचे हुए वंशज थे उनको संपत्ति, जो निसंतान व्यक्ति मर गया था उसकी निसंतान
इन व्यक्तियों जो पक्षकार थे, इनके पिता का भाई जो मर गया था निसंतान, उसकी संपत्ति को दोनों में वितरित कर दिया। और उसका आदेश विधिपूर्ण था। किसका? उपनिदेशक चकबंदी का आदेश विधिपूर्ण था। ये निर्णय दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और इस तरह से पूरा बात निस्तारित कर दिया, इसका निस्तारण कर दिया। यही कहता है ये केस। सरजू मिश्रा मिरत द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम जंगी मिरत द्वारा विधिक प्रतिनिधि। आगे चले हम लोग धारा 119, धारा 19। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? हाँ हाँ, सब अल्लाह का करम। न यहाँ नहीं हो रही, बादल है हालांकि तो अच्छा। हाँ, मौसम ठंडा हो गया होगा। अच्छा अच्छा। अब आ जाइए धारा 19 में। क्या कहती है धारा 19? चकबंदी योजना द्वारा शर्तों का पूरा किया जाना। इसमें सारी वो बातें बताई गई हैं जो चकबंदी जब शुरू होती है, उसकी योजना बनाई जाती है, तो चकबंदी के दौरान या पहले जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन पर किस तरह से क्रियान्वयन उनका किया जाता है, किस तरह से वो इन्फोर्स होती हैं, किस तरह से योजनाएं लागू होती हैं, वो सारी बातें बता दी गई हैं धारा 19 में। देखें इसकी धारा 1 क्या कह रही है? चकबंदी योजना निम्नलिखित को पूरा करेगी। चकबंदी योजना के अंदर निम्नलिखित बातें सबसे पहले पूरी कर दी जाएंगी, तब जाके चकबंदी होती है। मतलब इन सब बातों का ध्यान रख जाता है चकबंदी में। ए पॉइंट क्या कह रहा है? सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु दिए गए अंशदानों के कारण की गई कटौतियों के अधीन रहते हुए खातेदार के अधिकार तथा दायित्व जैसा कि वार्षिक रजिस्टर में अवलिखित हो, वो उनको आवंटित भूमियों में सुरक्षित रखेंगे। कहने का मतलब हुआ, सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु जो कोई अंशदान दे दिया गया है या कोई कटौती कर दी गई है किसी खातेदार के हिस्से में, तो उसके अधिकार जो हैं, उसके हिस्से के जो अधिकार और दायित्व जो हैं, वो वार्षिक रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं कि इनका इतना अंशदान जो है या इतना हिस्सा जो है दूसरे में चला गया है, तो उसको बाकायदा वार्षिक रजिस्टर में लिखा जाएगा। और जब उसको भूमि आवंटित होगी तो वो हिस्सा उसका उस जो दूसरे व्यक्ति को आवंटित हो गया था या कहीं और चला गया था, उसको सुरक्षित रखा जाएगा। उसको आगे चल के उसके मुआवजे में, उसके बदले में उतना हिस्सा दिया जाएगा। दूसरी बात, सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु दिए गए अंशदानों के कारण की गई कटौतियों के अधीन रहते हुए खातेदार को आवंटित घाटों का मूल्यांकन उसके मूल घाटों के मूल्यांकन के बराबर होगा। क्या मतलब है? जो सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उसका अंशदान दिया गया है या उस कटौती की गई है उसके किसी हिस्से में, तो उन कटौतियों को जब उस खातेदार को भूमि आवंटित की जाएगी तो उसके मूल घाटे के बराबर जितना उसका हिस्सा चला गया था, उसके मूल्यांकन के बराबर उसको दूसरी जगह उस भूमि का हिस्सा आवंटित कर दिया जाएगा। उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। तीसरी बात, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्धारित प्रतिकर तथा स्थिति खातेदार या गांव सभा अथवा अन्य ये प्रतिकर यथा स्थिति खातेदार या गांव सभा अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण को प्रदान किया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान से समझ लें। हुआ क्या है इसमें? ये कह रहे हैं कि प्रतिकर का मतलब जैसे हुआ क्या, कोई संपत्ति थी, मान लीजिए खातेदार की थी, पेड़ थे, कुआं था, कुछ था, वो किसी और को आवंटित हो गया या किसी ग्राम सभा को चला गया,
या फिर ग्राम सभा का कोई ऐसा ऐसा पेड़ या कुआं या ऐसी कोई समृद्धि थी, ऐसी कोई संपत्ति थी जो किसी खातेदार के हिस्से में चली गई। तो चूंकि इस मामले में अगर किसी और को चली गई तो उस खातेदार को या ग्राम सभा को कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, उसकी संपत्ति दूसरे के पास चली गई। तो उस नुकसान को प्रतिकर के रूप में जब भूमि आवंटित की जाएगी तो वो उस जो उसकी संपत्ति चली गई है, उसकी जो पेड़ वगैरह कुएं वगैरह चले गए, तो उनको प्रतिकर के रूप में उसको, चाहे वो खातेदार हो, चाहे गांव सभा हो या अन्य स्थानीय प्राधिकारी हो, उसको उसका प्रतिकर दिया जाएगा। ये बताती है धारा 1 का पॉइंट सी। आगे चले हम लोग। धारा 19 का उपधारा 1 का पॉइंट डी क्या कह रहा है? सिद्धांतों के विवरण में दिए गए सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा। मतलब चकबंदी से पहले सिद्धांतों का विवरण तैयार किया जाता है और उन सिद्धांतों के विवरण के अनुसार ही चकबंदी क्रिया का क्रियान्वयन होता है। उन सारे सिद्धांतों के विवरणों का अनुसरण किया जाता है चकबंदी क्रिया के दौरान। ई पॉइंट क्या कहता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट के इसके परंतुक हैं, क्योंकि उन परंतुक पे केस लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट। समझे ई पॉइंट को ध्यान से। प्रत्येक खातेदार को जहां वो अपनी जोत का सबसे बड़ा भाग धारण करे सनहरत क्षेत्र आवंटित होगा। कहने का मतलब है कोई खातेदार है और उसका मान लीजिए 10 बीघा का प्लॉट एक ही जगह पर है, तो उसको बाकी जो फुटकर खेत उसके इधर उधर थे, कहीं पर संपत्तियां थी, तो उसको उस जगह पर ही खेत आवंटित कर दिया जाएगा और दूसरी जगहों पर जो टुकड़े थे वो किसी और को दे दिए जाएंगे, और जहां पर इसका खेत है बड़ा, ये इसको वहीं पर खेत और दे दिया जाएगा। ये कहती है धारा पॉइंट ई। अब इसमें दो परंतुक हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही परंतुकों को ही एग्जैक्टली आपको केस लॉ में लिखना है, एज इट इज लिख देना है दोनों परंतुक को, और दोनों परंतुक पे ही केस है, इसीलिए ये दोनों परंतुक आप एज इट इज केस लॉ के नीचे लिख देंगे अगर आपके पास समय है तो। क्या कहता है पहला परंतुक? समझे। परंतु उप संचालक चकबंदी, जिसको डीडीसी कहते हैं आप लोग, डीडीसी की लिखित अनुमति के बिना 3 से अधिक चक आवंटित नहीं होंगे। कहने का मतलब है उसके चकों को एक जगह उसे प्रदान करने की कोशिश की जाएगी जहां पर उसका सबसे बड़ा चक उपस्थित है, मगर बिना उप संचालक चकबंदी के आप क्या करेंगे? 3 से ज्यादा चक उसको आवंटित नहीं करेंगे। दूसरा परंतु और भी क्लियर कर देता है पहले परंतु को, परंतु ये भी कि खातेदार को आवंटित चकों की संख्या 3 से अधिक होने की दशा में चकबंदी अवैध नहीं हो जाएगी। और कहीं अगर अब यही मामला उठ गया था, निर्णय जो आगे हमने लिखा है, आंगनलाल उर्फ अंगनू बनाम सहायक संचालक चकबंदी और अन्य 2018 इलाहाबाद का केस है। इसमें यह उठ गया मामला कि 3 से अधिक चेक अगर दे दिए गए हैं किसी खातेदार को, तो इसका मतलब ये नहीं है चकबंदी अवैध हो गई है। अगर कोई ऐसी बात हो भी गई कि पहले या तो ये ध्यान रखा जाएगा बिना लिखित अनुमति के किसी भी हाल में 3 से अधिक चक आवंटित ना हो, खुदा न खास्ता ऐसा हो गया है, तब भी आप चकबंदी को क्लेम नहीं करेंगे। इस परिस्थिति में भी 3 से अधिक चक प्रदान किए जाने के पश्चात भी चकबंदी अवैध नहीं है, वैध है, चकबंदी ठीक है। ये एकदम क्लियर कर दिया इलाहाबाद कोर्ट ने। आंगनलाल उर्फ अग्नू बनाम सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक संचालक चकबंदी 2018। अब आप आ जाइए अगला एफ पॉइंट क्या कहता है? प्रत्येक खातेदार को वो घाटा आवंटित होगा जहां उसके सिंचाई या निजी साधन विद्यमान हो। प्रयास करेंगे चकबंदी के दौरान कि उस खातेदार को वही घाटा दिया जाए जहां पर उसने बोरिंग वगैरह करा रखा है या कोई उसके निजी साधन है, तो वो हिस्सा उससे ना छीना जाए, किसी और को आवंटित ना किया जाए, बल्कि उसी को मिले जिसके साधन है। जी पॉइंट में बताया गया प्रत्येक खातेदार को कटकों में समकोण निर्माण की प्रक्रिया के अनुकूल चक आवंटित किए जाएंगे। बहुत आता है प्रश्न, ये किस प्रक्रिया के अनुसार चक आवंटित किए जाते हैं खातेदारों को? तो
एकदम परफेक्ट प्रक्रिया है, समकोण निर्माण की प्रक्रिया। इसी आधार पर चक आवंटित किए जाते हैं खातेदारों को किसी भी विशेष घटक में। ये उपधारा यहाँ पर एक कंप्लीट हो गई। उपधारा 2 देख लें, बहुत छोटा पॉइंट है। उपधारा 2 कहती है धारा 19 की, कोई भी चकबंदी योजना धारा 23 के अधीन अंतिम रूप से दिए जाने से पूर्व धारा 19A के उपबंधों के अनुसार प्रारंभिक रूप से तैयार की जाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब धारा 23 जो है वो बताती है कि अंतिम रूप से चकबंदी योजना प्रकाशित कर दी जाती है धारा 23 में, मगर धारा 23 से पहले क्या करते हैं, धारा 19A के उपबंधों के अनुसार प्रारंभिक रूप तैयार करते हैं, जिसमें क्या होता है, वहां के खातेदारों से आपत्ति ली जाती है, सुझाव लिए जाते हैं, फिर उस पर विचार विमर्श होता है, फिर उसमें संशोधन होता है, फिर वो बहुत सारी प्रारंभिक प्रक्रियाएं पहले आप कर लेते हैं, तब जाके आप फाइनल या अंतिम रूप देते हैं, जो कि धारा 23 के अंतर्गत आता है चकबंदी अधिनियम की। ये धारा 19 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जितने भी हम उपधाराएं या सब पॉइंट्स बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आता है, आप लोग प्रश्न नहीं समझ पाते हैं, इसलिए आपसे गलतियाँ होती हैं। प्रश्न इसी मैटर से होते हैं, कहीं ना कहीं समझने में आपसे गलती होती है, प्रश्न आप गलत करे आते हैं। इसलिए जितना मैटर है इसको बहुत कायदे से पढ़िए, आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, गारंटी है इस बात की। मैटर कतई छूट नहीं सकता, मैटर इतना पर्याप्त है कि आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। हाँ, ज़्यादा भटकेंगे तो बिल्कुल आपको चांसेस हैं कि भटकाओं में आपको यथार्थ बात याद नहीं रहेगी और आप प्रश्न गलत करेंगे। हिंदी हमने इसलिए इस तरह की यूज़ की है, शुद्ध हिंदी। जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर शब्दों को चेंज ना करिए, कतई भी चेंज ना करिए, क्योंकि अगर आप चेंज करते हैं तो नंबर्स में भी भारी गिरावट आती है। लास्ट में थोड़ी जगह बची थी तो हमने फिर से अपना नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर 9450770672। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप रखा है जिस पर हम आपकी मदद करना चाह रहे हैं, जिसकी हमने नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रखी, जो रिफंडेबल है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ये फ़ीस वापस की जाएगी। आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं, अगर ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप पढ़ाई जारी रखिए। डे 1 से लेकर डे 100 तक में हम सारे आपको वीडियो पूरा सिलेबस दे रहे हैं, PCSJ का, मेंस का। डायरेक्ट हमारा चैनल डाल दीजिए आप यूट्यूब पे @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर। सारे साथियों को शेयर करिए, सारे दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लीजिए। धन्यवाद। आगे हम लोग अगले टर्न